दोस्तों, आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम केबी का पॉइंट नंबर 3, नवजात शिशु परिचर्या में मॉडर्न के अकॉर्डिंग नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इधर क्या दिया है, इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर एंड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, इसको आरडीएस करके भी लिखते हैं सब लोग, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इट रिफर्स टू द डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग seen in newborn, especially within 1 year of the life। जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, स्पेशली 1 आवर की लाइफ में उनका ब्रीथिंग में जो डिफिकल्टी होना, उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होने के लिए 2-3 कंडीशन दी है। क्या क्या है? एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी प्रेजेंट। There are 4 conditions. Out of them, minimum 2 conditions should be required in order to say that baby is in respiratory distress। बेबी अगर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, ये हम कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले क्या है, उसका रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 60 पर मिनट होना चाहिए। दूसरा क्या है? सीवियर चेस्ट इनड्रोइंग। चेस्ट है वो अंदर की बाजू में जाता होगा, चेस्ट इनड्रोइंग, गोइंग इनवर्ड्स। थर्ड इज ग्रंटिंग। ग्रंटिंग का मतलब क्या होता है? एक्सपीरेशन इन पार्शियली क्लोज्ड ग्लोटिस, उसकी वजह से आवाज आएगा एक्सपीरेशन करते हुए। एंड एपनिया। क्या क्या है, फिर से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 60 पर मिनट। सेकंड है सीवियर चेस्ट इनड्रोइंग। थर्ड है ग्रंटिंग, दैट मींस एक्सपीरेशन इन पार्शियली क्लोज्ड ग्लोटिस। एंड फोर्थ जो है वो एपनिया है। तो ये डेफिनेशन थी। अभी सबसे पहले इन्होंने इटियोलॉजी पूछा है। इटियोलॉजी मतलब हम कोस बोल सकते हैं। तो इनका कोस क्या क्या हो सकता है देखने जाए तो, अगर अर्ली ऑनसेट होगा, मतलब यानी कि विथिन 6 आवर ऑफ द बर्थ, तो अगर कंडीशन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, उसका मेनली कोस्ट क्या होगा? सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी। लंग्स में एलियोली की सरफेस में सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट का फंक्शन क्या होता है? उधर जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको कम करना, ताकि बिना विजिंग साउंड के हम रेस्पायर कर पाए। अगर वो सर्फेक्टेंट कम हो गया तो हमको रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम आ सकता है, यानी कि डिस्ट्रेस हो सकता है। देन सेकंड वन इज टीटीएन, दैट इज ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न। टेकिपनिया, टेकी का मतलब ही बढ़ जाना है ना। तो ये क्यों बढ़ जाता है? ड्यू टू डिलेड क्लियरेंस ऑफ फीटल लंग फ्लूइड। लंग फ्लूइड जो है उसको अच्छी तरह से क्लियर नहीं किया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा? ट्रांजिएंट टेकिपनिया हो जाएगा। टेकिपनिया के साथ में इधर हाइपर केपनिया भी हो जाएगा। केपनिया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो इधर कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और इसकी अगर कंडीशन रही तो क्या हो जाएगा बॉडी में? एसिडोसिस। ओके। एंड थर्ड इसका रीजन है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। ये है थर्ड पॉइंट में, ये है शायद अगला वीडियो इसके ऊपर ही आएगा। आयुर्वेद में इनको उल्बक भी कहते हैं, है ना। तो वो क्या होगा, इसका कॉज क्या होगा? ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ मेकोनियम स्टेन्ड एम्नियोनिक फ्लूइड। फीटल का जो पहला स्टूल होता है वो अगर उधर स्टक्ट हो जाता है एल्वियोली में, लंग की फ्लूइड में, उधर उधर से हमको रेस्पिरेशन लेने में प्रॉब्लम होता है, तो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम बोलते हैं उसको। तो ये सब जो थे वो अर्ली ऑनसेट थे। अब देखते हैं लेट ऑनसेट क्या है। लेट ऑनसेट मतलब 2-24 आवर में जो प्रोड्यूस हुए, तो वो कंडीशन सबसे पहले सेप्सिस या निमोनिया, यानी कि उसका जो कोज है वो क्या है? इन्फेक्शन है ड्यू टू माइक्रोब्स। दूसरा जो है वो न्यूमोथोरक्स है। न्यूमोथोरक्स का मेन कोज क्या होता है? एल्वियोली की जो वॉल होती है वो रप्चर हो जाती है। उसके बाद जो है वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जो कंजेनाइटल है वो बाई बर्थ है, तो वो क्या है? स्ट्रक्चरल एनोमोलिटीज कोई भी रह जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है? वो होता है। और इन सब, ये सब किसके कोज है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ओके। अभी हमने ये आंसर का सबसे पहला पॉइंट इटियोलॉजी है वो कंप्लीट किया। एक बार हम रिवाइज करेंगे इटियोलॉजी क्या है। अगर अर्ली ऑनसेट है, एक तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, वो किसकी वजह से होगा? सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी से होगा। दूसरा जो होगा वो किससे होगा? ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न से होगा। तीसरा जो होगा वो मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम से होगा। अगर लेट है, मतलब 24 आवर के अराउंड होगा, तो वो किससे होगा? सेप्सिस से होगा, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन से हो सकता है, एल्वियोली की वॉल रप्चर होने से, एंड कोई भी अदर एनोमलीज, तो उससे कंजेनिटल हार्ट डिजीज भी दूसरा है।
दूसरा क्या है, क्लिनिकल फीचर्स। क्या क्या क्लिनिकल फीचर हमको इधर मिल सकते हैं? तो सबसे पहले है टेकीपनिया। ठीक है, क्या है सबसे पहले? टेकीपनिया। उसके बाद में ग्रंटिंग, उसके बाद में नेसल फ्लेयरिंग, उसके बाद में चेस्ट रिट्रैक्शन, साइनोसिस और डिक्रीज ऑक्सीजन सेचुरेशन। क्या है सबसे पहले? टेकीपनिया। टेकीपनिया मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 60 से ज्यादा हो जाता है ना? हमने आगे भी बात किया था, है ना? रेस्पिरेटरी रेट जो 60 के ऊपर हो चला जाता है, अगर ये क्रोनिक रहा तो ये क्या करेगा? हाइपरकेपनिया, मतलब ये CO2 को भी बढ़ाएगा, और ब्लड में अगर CO2 ज्यादा हो जाए, एसिड बढ़ जाएगा, वो एसिडोसिस कराएगा अगर ये लॉन्ग टाइम से है तो। ग्रंटिंग, ग्रंटिंग हमने ऊपर ही देखा था क्या होता है उधर। एक्सपीरेटरी साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपीरेटरी साउंड सुनाई देता है क्यों? पार्शियल क्लोजर ऑफ द ग्लोटिस। नेजल फ्लेयरिंग मतलब क्या होगा? इंक्रीज्ड वर्क ऑफ ब्रीथिंग, मतलब जो ब्रीथिंग का साउंड है वो हमको सुनाई देगा उधर, कि हाई हो जाएगा। एंड चेस्ट रिट्रैक्शन, उधर जो चेस्ट है वो सबकोस्टल और सुप्रास्टर्नल एंगल के साइड पे रिट्रैक्ट हो जाएगा। एंड साइनोसिस, either peripheral or central cyanosis is observed. These are all the clinical features of the respiratory distress in the sign. Cyanosis leads to bluish discoloration. If it is centrally, then it is observed centrally. And if it is in peripheral, then we can observe in the peripheral organs of the body. And due to this all, there is result in the decreased O2 saturation. O2 का जो saturation है वो कम हो जाता है, इसीलिए SpO2 लेस देन 90 आता है ना? अभी ये सब कैसे होगा वो हमको कैसे पता चलेगा? सो मॉनिटरिंग ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सो इट इज डन बाय टू स्कोरिंग सिस्टम। कौन कौन सा? लाइक RD इज मेजर्ड बाय SD। ओके, S फॉर सिल्वरमैन, D फॉर डाउनी स्कोर। ओके, so Silverman is for monitoring preterm baby. So Silverman has some symptoms and some scores. The upper chest retraction is there, and it is the chest retraction is equal to abdominal retraction. Then it is 0. One score stands for chest legs during breathing. इसका मतलब क्या होगा कि एब्डोमिन जो है वो आउट निकलता है इंस्पिरेशन में, बट चेस्ट मूव्स स्लाइट इनवर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ चेस्ट मूव? जस्ट स्लाइड। सो हियर चेस्ट इज मूविंग स्लाइड, सो चेस्ट लेग्स। तो धीरे चल रहा है तो वो लेग करेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ, C for respiration, then score is 2. Okay, here abdominal moves outside where chest moves severe inside. इससे पूरा उल्टा। Okay, then this is of upper chest retraction. Now lower chest retraction. In 0, no retraction is present. In 1 score, mild retraction is present. And marked, we can observe retraction in score number 2. Now nasal fairing is not observed in 0 score. It's observed mildly in 1. We can observe very markedly in score 2. Xiphoid process, so retraction, the xiphoid process of the sternum, it retracts. Marked retraction in 2, very mild retraction in 1 score, and no retraction in 0 score. You can able to see grunting, means you can hear with the help of just ear, naked ear, without any stethoscope or any instrument. Then its score is 2. You can hear with the stethoscope, then its score is 1. And you can't hear, then score is 0. So out of these all, there are how many symptoms? 1, 2, 3, 4, and 5. Out of them, if score is 0, then the baby is normal. ये उल्टा हो गया। जैसे बोलते हैं ना कि हर टेस्ट में पॉजिटिव आना चाहिए, और अगर कोविड जैसा कोई वायरस का टेस्ट है उसमें क्या है, हम सब क्या चाहते हैं, हमारा नेगेटिव आए। इधर भी सेम चीज है। योर स्कोर इज लेस मीन्स 0, देन यू आर नॉर्मल। बट इफ योर स्कोर इज more means 10, you are completely abnormal. And the start here says what? If it is less than 5, then mild respiratory distress. If it is between 5 to 7, then moderate respiratory distress. Greater than 7, severely respiratory distress and need some kind of intervention. O2 saturation, CPAP, positive pressure, ventilation, etc. Okay, this is which score? We can see score
like respiratory distress score, its mnemonic is SD. So this score is Silverman. So now next score is Down score. Down score, we have 5 symptoms. Okay. First is respiratory rate, second is cyanosis, third is air entry, fourth is grunt, fifth is retraction or chest retraction. Okay. So if respiratory rate is less than 60, score is 0. There will be no cyanosis and air entry will be normal and there will be no grunting and there will be no chest retraction. But if respiratory rate is between 60 to 80, if the cyanosis is there in room air and if the air entry will be mild degree, very important, mild degree, and the grunting will be audible with sthetto. Retraction will be mild. But if the score is 2, then greater than 80 per million and greater than 40, the cyanosis will be greater than 40 in oxygen by giving the oxygen and the air entry will be markedly decreased and grunt will be audible with the ear and retraction will be moderate. So by this interpretation, we can know if it is 1 to 3, mild respiratory distress, 4 to 6, moderate, and you will require CPAP, continuous positive air pressure, greater than 6. Impending respiratory failure means there is a respiratory failure and you will need mechanical ventilator. Okay, so these are respiratory distress monitoring. Now comes investigation. So we can do the investigation with the help of X-ray. चेस्ट एक्सरे की मदद से हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. चेस्ट एक्सरे की इन्वेस्टिगेशन हमको क्या बताती है? Differentiate its cause, whether it is RDX or TTN. If it is RDX, then you will see ground glass. तो ग्राउंड पे जो ग्लास गिरे रहते हैं वैसा एक्सरे में दिखेगा आप. And fluid infuser type of X-ray you will see in TTN. Next you can get by ABG, arterial blood gas analysis. From there you can get the CO2, O2, etc. And from that you can see either it is hypoxia, hypercapnia, hyperacidosis, capnia. Here capnia stand for CO2. Hypoxia means less O2. Okay. And sepsis screen test. Sepsis screen test to rule out infection. Sepsis screen test will be positive in case of infection. And very famous from the time of corona, pulse oximeter. Continuously monitor the O2 saturation of oxygen. Okay. Now comes what? Let's see again from first. It is etiology. We have done features. Now management of respiratory distress. What is the management? See, management is divided into two. It is a general management and specific management. General management is maintained TABC. T for temperature, A for airway, B for breathing, and C for circulation. So we should maintain temperature, airway, breathing, and circulation by giving appropriate oxygen with the oxygen hood or oxygen prong, nasal prong, and the oxygen saturation should be up to 91 to 95%. And if necessary, the baby should be given with the IV fluid when the baby does not tolerate the oral feeds. अगर बेबी ओरल फीड्स को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है कोई भी रीजन से तो उधर आईवी फ्लूइड नेसेसरी है. Then doctor should be maintain the blood glucose. And if there is apnea, then this following steps should be maintained. What? The baby should be first stimulated by rubbing the back to breathe. है ना? अगर ब्रीथ नहीं रहेगा तो बेबी की डेथ की बात है. तो इधर बेबी को स्टिमुलेट करना है. अगर बैक रब करेंगे, पाम्स या सोल्स रब करेंगे, उसकी वजह से थोड़ा हीट जनरेट होगा तो वो ब्रीथ करेगा. If then also it does not breathe, उसकी वजह से भी अगर वो ब्रीथ नहीं कर रहा है तो बेबी को सीपैप देना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन या तो बेग मास्क, अम्बू बेग मास्क वेंटिलेशन इमीडिएटली देना है. साथ में उसको कैफीन दे सकते हैं एपनिया के केस में. अगर कैफीन नहीं है तो क्या दे सकते हैं? एमाइलोपाइलिन, सॉरी एमाइलोफाइलिन. ओके. सो दीज आर द जनरल. जनरल में क्या था एक और बार रिवाइज करते हैं. सबसे पहले जनरल में क्या है? टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करना. साथ में क्या क्या करना है? ऑक्सीजन बहुत जरूरी है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर SpO2 91 से 95 के बीच में मेंटेन करना है, या तो ऑक्सीजन मास्क से या तो नेसल प्रोंग से. And then if the baby refuse or does not tolerate the feed, then we should give the IV fluid. And then blood glucose is maintained and
constantly monitored. And if the baby is in apnea, first step is to stimulate by rubbing the back and soles and palms, etc. If then also it does not breathe, then you should give CPAP or bag mask, and then caffeine is administered. So now there are some specific intervention. What they say, a baby with mild or transient respiratory distress do not need antibiotic. बेबी को थोड़ा सा ही रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है जो नॉर्मल है, उधर जाके एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से नहीं मरेगा, एंटीबायोटिक से मर जाएगा अगर अच्छे से नहीं दिया और प्रॉपरली डोसेज नहीं दिया। या तो वो उससे मर सकता है, या तो वो क्या है, वो एंटीबायोटिक से रेजिस्ट हो जाएगा। फ्यूचर में उसको कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो ये एंटीबायोटिक काम ही नहीं करेगा, बैक्टीरिया जो है वो रजिस्ट हो गए, छोटी उम्र से एंटीबायोटिक चालू कर दिया। इसीलिए जो गुड पीडियाट्रिशियन होते हैं वो क्या ट्राई करते हैं कि बेबी को कम से कम दवाई में काम करे, या तो दवाई ना देकर काम करे। सो बट इफ द आरडीएस परसिस्ट फॉर मोर देन 6 आवर्स, मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो 6 घंटे के ऊपर चला है, एंड पीडियाट्रिशियन को लगता है कि इसमें बेबी को रिस्क फैक्टर है इन्फेक्शन के, तो वो एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब तक वंस द डिस्ट्रेस ड्रॉप, मतलब रिस्क फैक्टर जो है वो कम लगने लगे, साथ में उन्होंने जो नेगेटिव सेप्सिस आ जाए, मतलब जो सेप्सिस टेस्ट करते हैं जो इन्फेक्शन चेक करने के लिए वो नेगेटिव आ जाए, तब उनको एंटीबायोटिक स्टॉप कर देना है। अभी ये था माइल्ड के लिए। अभी मॉडरेट और सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा तो क्या करना है, बेबी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है, उसका रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करना है, चेस्ट का इंड्रोइंग करना है, एपनिया ओवरली करना है। ओवरली मतलब एक एक घंटे में करना है, एक एक घंटे में। कब तक, जब तक बेबी को ऑक्सीजन चाहिए तब तक, और जब तक उसको क्या है पार्शियली ऑक्सीजन लेना पड़े तब। फिर उनको कम कैसे करना है, मतलब जो एक एक घंटे को देख रहे हैं, फिर अभी बेबी थोड़ा सा रेस्पिरेशन करने लगा, तो क्या करना है, बाद में जो एक एक घंटे में देखते थे वो क्या करना है, वो दो से 4 घंटे के बीच में देखना है। ऐसा कब तक हमको करना है, फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, बेबी का ऑक्सीजन सेचुरेशन देखना है, और ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब उसको इंसर्ट करनी है, अगर वो उसको कोई फीडिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो गैस्ट्रिक ट्यूब है जो फीडिंग में काम करते हैं। स्पेशली अभी क्वेश्चन मन में आना चाहिए सबको कि भाई एंटीबायोटिक्स जो अगर ले रहे थे, पहले बताया था कि स्टार्ट करना है, वो कब तक लेना है, क्या एंटीबायोटिक्स कंटिन्यू स्टार्ट रखनी है, नहीं तो कब तक लेना है, कैसे लेना है, उसका आंसर इधर है। इफ द बेबी शोज क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, बेबी को सिम्टम वाइज या फीचर वाइज इंप्रूवमेंट है, साथ में सेप्सिस स्क्रीन नेगेटिव है और ब्लड कल्चर है वो भी क्या है, स्टेराइल है, तो उनको एंटीबायोटिक बंद कर देनी। पर इफ द बेबी शो इंप्रूवमेंट बट द सेप्सिस स्क्रीन इज पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा इन्फेक्शन कहीं पे है, बट कल्चर जो है वो नेगेटिव है, कल्चर नेगेटिव है बट ब्लड में कहीं पे तो बैक्टीरिया है, तो उसको एंटीबायोटिक 5 से 7 दिन के लिए रहनी है, ताकि जो ब्लड में या कहीं पे भी छोटा सा बैक्टीरिया है वो फिर से क्या है, इन्फेक्ट ना करे बेबी। सो ऐसा करके क्या करना है, पीडियाट्रिशियन को मॉडिफाई करना है एंटीबायोटिक बेस्ड ऑन द क्लिनिकल रिस्पॉन्स। कैसा क्लिनिकल रिस्पॉन्स आता है उसके बेस पे बेबी को एंटीबायोटिक्स जो है वो मॉडिफाई करके देना है। ये था हमारा वीडियो किसके बारे में, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें मेनली हमने किन किन चीज़ों पे बात की, इटियोलॉजी उसकी, उसका क्लिनिकल फीचर और मैनेजमेंट। ये एग्जाम में 5 मार्क्स में भी, मतलब एसएक्यू में भी आ सकता है, अगर इसके साथ में MAS यानी कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम और उल्बर्ग नाम की एक व्याधि है, अगर वो पूछे साथ में, तो टोटल ये तीनों है वो 10 मार्क में आ सकते। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।